यूजीसी नेट हिंदी कहानी में हमारी यूनिट चल रही है, यूनिट 7। और हम पढ़ने वाले हैं आज राजा निर्वंशिया कहानी, जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। उम्मीद करती हूँ पूरी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी और आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। सभी कहानियाँ, सभी गद्य विधाओं को जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको लाइन बाय लाइन भी मैंने बता दिया है। और जो थोड़ा सा जहाँ से कम क्वेश्चन आता है वहां पर थोड़ा सा कम समय लिया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूर देख लेना राजा नरवंशिया कहानी, पूरी कहानी ज़रूर पढ़ लेना। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए, तो भई नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारी यूजीसी नेट की तैयारी यहाँ पर चलती रही है। और आगे अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत अच्छी बेहतरीन क्लासेस यहाँ से आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले चलेंगे राजा नरवंशिया कहानी कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कमलेश्वर का नाम याद रखना। इस कहानी को राजा नरवंशिया नामक कहानी संग्रह में 1957 ईस्वी में संग्रहित किया गया था। ये कमलेश्वर जी का पहला कहानी संग्रह है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, ये कमलेश्वर जी का पहला कहानी संग्रह है। राजा नरवंशिया नाम की इनकी कहानी भी है और राजा नरवंशिया नाम से कहानी संग्रह भी है, दोनों को याद रखना। इसमें अन्य जो कहानियां संकलित की गई हैं इस संग्रह में वो कौन सी है, तो देवा की माँ, इसके अलावा है पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज और राजा निर्वंशिया। ये सभी कहानियां हैं जो राजा निर्वंशिया में संग्रहित की गई हैं। अब देखते हैं हम इसकी भूमिका। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है। जैसे एक ओर यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है, तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है, नई भाव भूमियों का सृजन। कि ये इसकी भूमिका है जो आपको याद रखनी है। आगे इसका कथा सार देखते हैं। राजा निर्वंशिया कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा आर्थिक स्तर पर मध्य वर्गीय परिवार की लाचारगी भी दिखती। ठीक है, इसमें दाम्पत्य जीवन का जो बिखराव है वो तो दिखाया ही गया है, बल्कि आर्थिक स्तर पर, ठीक है, यानी कि जो गरीबी है वो किस तरह से परेशान करती है, मध्य वर्गीय परिवारों की जो लाचारी है उसका यहाँ पर उसको प्रस्तुतिकरण किया गया है। जिससे तंग आकर जगपति आत्महत्या कर लग कर लेता है, जो जगपति इसमें पात्र है। धन मानव के रिश्तों को जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। अगर अर्थ होता तो ना बच्चन सिंह का अवरोध आता, ना समाज चंदा पर उँगली उठाने की हिम्मत करता। इसमें बच्चन सिंह वो नहीं है, बच्चन सिंह इसमें बच्चन सिंह एक कंपाउंडर है, जो पात्र है, आगे देखेंगे हम उसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। कमलेश्वर उस पुराण कथा के द्वारा ये बताने की कोशिश करते हैं कि जिसके पास पैसा है, समाज में मान सम्मान, इज्जत, आबरू उसी के पास होती है। ठीक है, तो कमलेश्वर उस पुराण कथा के द्वारा ये बताने की कोशिश करते हैं। पुराण कथा यानी कि ये जो कहानी है उसमें 2 कहानियाँ समानांतर चलती हैं। एक राजा की कहानी चलती है, राजा-रानी की, और एक जगपति और चंदा की कहानी चलती है, ठीक है? और उस पुराण कथा के बताने की कोशिश करते हैं कि जिसके पास पैसा है, समाज में मान-सम्मान, इज्जत-आबरू उसी के पास होती है। राजा निर्वंशीय कहानी 2 व्यक्तियों की कहानी सी प्रतीत होती है। क्या वह 2 व्यक्तियों की कहानी है? उन्होंने लिखा भी है कि यदि मेरी कहानी पात्रों तक सीमित है, तो वह उसकी कमजोरी ही समझी जाएगी। यह कहानी 2 पात्रों तक न सिमटकर गतिशील जीवन के कई उतार-चढ़ावों को एक साथ व्यंजित करता है। इसमें जगपति और चंदा का अपना-अपना संघर्ष है। बचन सिंह जैसा व्यक्तित्व भी इसमें है। साथ में एक लोक कथा भी प्रस्तुत की गई है, जिसके प्रत्येक प्रस्तुति के बाद चंदा और जगपति की कथा एक भीषण सामाजिक समस्या बनकर के सामने आती है। पर उसी दिन जगपति अपना सारा कारोबार त्याग करके अफीम और तेल पी करके अपनी जान दे देता है। ये ध्यान रखना है। आगे क्यों वो मतलब उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अफीम और तेल पी करके उसने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं था। वह बचन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। वह जीने की भरपूर इच्छा रखते हुए भी आत्महत्या के लिए विवश हो गया था। राजा निर्वंशिया की पौराणिक कथा के साथ-साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समानांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती एक नई कहानी है। चंद चंदा अपने पति जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। ये राजा निर्वंशिया इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि राजा भी निर्वंश था, यानी कि उसके भी कोई औलाद नहीं हुई थी। और वो इसलिए बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी उसके पास औलाद ना होने की वजह से वो दुखी रहता था। और जो जगपति और चंदा थे वो मध्य वर्गीय तो थे ही, आर्थिक कमज़ोर तो थे ही, लेकिन उनकी भी कोई औलाद नहीं थी, है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना।
मुख्य पात्रों में इसमें जगपति आता है जो कि कथावाचक का स्कूल का दोस्त होता है। वकील के यहाँ पर मुहर्रिर की नौकरी करता है, ठीक है, जो जगपति है, चंदा का पति है, लेकिन बाद में इसकी जो नौकरी है ना, ये वाली नौकरी वो छूट जाती है। आगे देखते हैं क्यों छूटती है। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए 2 गोलियों का निशाना बन जाता है, इसीलिए बहुत दिनों तक इसका जो घाव है वो भरता नहीं है और इसकी नौकरी छूट जाती है, ठीक है। आगे है मध्यवर्गीय व्यक्ति है, अफीम और तेल पी कर के आत्महत्या कर लेता है। मरते वक़्त 2 पर्चे छोड़ता है, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। क्या अपनी पत्नी को मर तो जाता है लेकिन अपनी पत्नी को कानून से बचा के मरता है। आगे है चंदा जगपति की पत्नी है, हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार है। बचन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाध्य हो जाती है। ठीक है? बचन सिंह कंपाउंडर है, अपने पति का इलाज कराने के लिए वो उस अस्पताल में रहती है, काफ़ी दिनों तक रहती है, अपने कड़े बेचने के लिए कहती है बचन सिंह को। लेकिन बचन सिंह जो है इसके प्रति आकर्षित होता है और धीरे-धीरे उसके घर भी आना-जाना का शुरू कर देता है। जब जगपति को घर ले जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। फिर दोबारा से दूसरा लकड़ी का कारोबार शुरू कर देता है, लकड़ी का धंधा, है ना? बचन सिंह लेकिन इनके घर आना-जाना शुरू कर देता है क्योंकि वो अम, उसकी तरफ आकर्षित था और धीरे-धीरे उस पर जब उसकी पत्नी काफ़ी दिनों तक माँ नहीं बनती है, लेकिन जब ये खबर जगपति को मिलती है कि उसकी पत्नी गर्भवती है, वो घर जाता है त लेकिन बाद में गाँव में ये खबर फैल जाती है कि वो बचन सिंह की बच्चे की शायद माँ बनने वाली है और इसी बात को सुन कर के जो जगपति है वो सहन नहीं कर पाता और अपनी जान दे देता है। आगे देखते हैं बचन सिंह अस्पताल में कंपाउंडर है, मैनपुरी के सदर अस्पताल में इसका तबादला हो जाता है। लकड़ी के धंधे में जगपति का साझीदार बन जाता है। आगे ये राजा नरवंशिया एक राज्य का संतानहीन राजा था जिसकी कहानी जगपति से मिलती-जुलती है। कुशल शासक था और मेहतरानी के भला-बुरा कहने पर राज्य का त्याग कर देता है। ठीक है, मेहतरानी के भला-बुरा कहने पर ये राज्य का त्याग कर देता है। आगे रानी है, मंत्री के साथ राजा को ढूँढने जाती है। राजा राज्य को छोड़ कर के चला जाता है और लेकिन रानी उसे ढूँढने जाती है मंत्रियों के साथ। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होती है। अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा होती है। उसकी परीक्षा हो जाती है लेकिन वो इसकी परीक्षा नहीं हो पाती, उसका पति पहले ही मर जाता है। गौण पात्रों में माँ है, कथावाचक की माता है जो बच्चों को राजा नरवंशिया की कहानी सुनाती रहती है। कथावाचक मैट्रिक पास है और जमुना सुनार है इसके अंदर और चाची है, ये वो चाची है जग जग जब जगपति और चंदा अस्पताल से वापस आते हैं, तो उनको ये ताना मारती है, बाँझ कह कर के पुकारती है और ये बात कहीं न कहीं जो चंदा और जगपति उनको बहुत अंदर तक काटती है। प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं, इनसे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ठीक है? अगर कोई आदमी किसी का कर्ज़दार हो जाए, है ना? तो एक कर्ज ऐसी बीमारी है जिसमें तन तो गलता ही है, चिंता लग जाती है और मन भी मानसिक रूप से भी आदमी बीमार हो जाता है। ये किस कहानी से लिया गया है ये उदाहरण पूछा जाता है। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन और पाप है ना? वो काफ़ी दिनों बाद अपने घर में जब वो अंदर घुसती है ना, चाची जब उसे ताना मारती है, तो भी उसका क्या है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है उसे जैसे वो किसी अंधेरे कुएँ में धँसती चली जा रही है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ़ उसका अपना काम ही भर सकता है और अब वह कामदार था। काफ़ी दिनों तक वह कोई काम नहीं कर पाता है, उसका काम छूट गया था, वकील के यहाँ मुर्रेर की नौकरी करता था, वो छूट गई थी। बहुत दिनों तक अस्पताल में रहा था, लेकिन बाद में जब ठीक हो गया था, तो उसके पास कोई काम ना होने की वजह से वो बिल्कुल बीमार-सा रहने लग गया था और बाद में फिर उसने लकड़ी का धंधा शुरू किया था और वो भी बचन सिंह ने बाद में उसके साथ साझीदार हो गया था। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा होता। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था। किसी ने मुझे मारा नहीं है, वो ये कानून के नाम पर ये पन्ना छोड़ देता है कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं, मैं जानता हूँ मेरे ज़हर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। वो मरने से पहले ये 2 पत्र छोड़ता है, एक चंदा के नाम और एक उस कानून के नाम। तो चंदा के नाम वो ये कहता है कि आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले ही मर चुका था
और दूसरा पत्र वो कानून के नाम छोड़ता है ताकि किसी को सज़ा ना हो। मैंने अफ़ीम नहीं रुपये खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज़ का ज़हर था, उसी ने मुझे मारा है। ये कह कर के पत्र लिख कर के वो मर जाता है। तो ये कहानी इतनी आपको समझ में आ जाएगी, है ना? यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। जितना इसमें बताया गया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर और हाइप ज़रूर कर देना। वैसे आप कहने से करते नहीं हो लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ, उम्मीद बाकी रहती है, आप कर देना। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी।